नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे गुफाओं की चित्रकारी और उसके अंतर्गत हम लोग पहली गुफा देखेंगे जोगीमारा गुफा। तो हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं जोगीमारा गुफा। तो इसको लिख लेते हैं जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जोगीमारा गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। जोगीमारा गुफा हम लोगों की सबसे प्राचीन गुफा है और यहाँ से ही हम लोगों को चित्रकारी देखने को मिलती है। तो जोगीमारा गुफा के बारे में जानने से पहले उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जोगीमारा गुफा जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई पहले देख लेते हैं। लंबाई इसकी है, ऐसे नोट कर ले, 10x6x6, मतलब 10 लंबाई है, 6 चौड़ाई है और 6 ऊंचाई है। 10x6x6 इसको याद रखिए, क्योंकि कभी कभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछ लेता है। तो ऊंचाई और चौड़ाई तो सेम है, लंबाई इसकी 10 है। अब जोगीमारा गुफा है कहाँ पे? तो जोगीमारा गुफा है कहाँ पे? जोगीमारा गुफा पहले जब 2000 से पहले एमपी के सरगुजा रियासत के अंतर्गत आती थी, मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत के अंतर्गत आती थी। लेकिन जब 2000 में एमपी से कट के छत्तीसगढ़ राज्य बना तो ये गुफा चली गई छत्तीसगढ़ में। तो वर्तमान में गुफा कहाँ है? वर्तमान में गुफा है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? जो उस समय सरगुजा रियासत थी एमपी में, अब वो अंबिकापुर जिला बन गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जिला आपका हो जाएगा अंबिकापुर जिला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिला में हो जाएगा। और किस जगह? अंबिकापुर में कोई जगह होगी तो उस जगह का नाम है स्थान, ऐसे लिख लेते हैं। स्थान हो जाएगा अमरनाथ नामक स्थान है। स्थान कौन सा है? अमरनाथ नामक स्थान है। और पहले के मानव अक्सर आप देखेंगे पानी के संसाधन के लिए हमेशा नदियों, झीलों, तालाबों के किनारे रहते थे। तो ये गुफा भी नदी के किनारे है। तो नदी कौन सी है? नदी आपकी हो जाएगी ये नर्मदा। जो नदी है यहीं से इसका उद्गम स्थल है। नर्मदा के उद्गम स्थल पे है यह गुफा। और गुफा है तो किसी पहाड़ी पे होगी। तो पहाड़ी भी देख लेते हैं। तो पहाड़ी हो जाएगी हम लोगों की रामगढ़ पहाड़ी। तो इसका भूगोल हो गया। भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या देखें? छत्तीसगढ़ जिला, छत्तीसगढ़ राज्य, अंबिकापुर जिला, स्थान अमरनाथ, और पहाड़ी रामगढ़ पहाड़ी, नदी अमरनाथ के उद्गम स्थल पे। ये तो हो गया इसका भूगोल। अब भूगोल के बाद इसके बाद इतिहास में आते हैं हम लोग। इसका इतिहास, इसके इतिहास के अंतर्गत हम लोग ऐसा माना जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी वनगमन के लिए गए तो कुछ समय इस जोगीमारा गुफा के पास गुजारे थे। कहाँ पे? जोगीमारा गुफा के पास गुजारे थे। कौन? श्री रामचंद्र जी। तो ये तो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जान लीजिए श्री रामचंद्र जी, राम लक्ष्मण सीता यहाँ पे कुछ समय गुजारे थे जोगीमारा गुफा में। इस वजह से आज अगर आप जाएंगे अंबिकापुर जिला छत्तीसगढ़ में इस स्थान पे, तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, हनुमान के, राम के, लक्ष्मण के, सीता के। तो ये एक तरह का दर्शनीय पर्यटन स्थल हो गया है। अब जोगीमारा गुफा के बारे में देख रहे थे। जोगीमारा गुफा जो थी, इस गुफा पर, इस रामगढ़ पहाड़ी पे 2 गुफाएं थी। कौन कौन सी? एक थी आपकी सीता बोगरा, इसका एक और नाम है सीता लांगड़ा। रामगढ़ पहाड़ी पे 2 गुफाएं, सीता बोगरा या सीता लांगड़ा, और दूसरी गुफा का नाम है जोगी मारा। यानी कि जोगीमारा के नाम से फेमस है, लेकिन यहाँ पे गुफाएं 2 हैं, एक सीता बोगरा या सीता लांगड़ा और जोगीमारा। अब ये जो सीता बोगरा या सीता लांगड़ा गुफा है, इस सीता बोगरा गुफा में सुतनुका नामक देवदासी रहती थी। कौन रहती थी? सुतनुका नामक देवदासी यहाँ पे निवास करती थी।
सुतनुका नामक देवदासी यहाँ पे निवास करती थी और इसका एक वहां पे एक भित्ति चित्रण में दक्ष एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था देवदीन। देवदीन ने ही सीता बोगरा या सीता लांगड़ा की गुफाओं को चित्रित किया। ऐसा माना जाता है कि देवदीन ने ही सीता बोगरा या सीता लांगड़ा गुफा को चित्रित किया है और वो बहुत सुंदर था। और सुतनुका नामक देवदासी उस पर प्रेमासक्त हो गई थी, उससे प्रेम करती थी। ये बात जब वहां के लोगों को पता चली तो उस देवदीन को वहां से हटा दिया गया। और जब ये बात फैल गई, जब देवदीन को लगा कि हमको हटा दिया जाएगा, तो उसने अपने प्रेम या विरह के चित्र सीता बोगरा पर बना दिया। कौन? देवदीन। तो जितने भी चित्र बने उस समय के देवदीन ने ही बनाए हैं। किसके प्रेम में? सुतनुका नामक देवदासी की। और सुतनुका नामक देवदासी वहां क्यों रहती थी? सुतनुका नामक देवदासी शिलालेखों से हम लोगों को पता चलता है कि ये जो गुफा थी वरुण देवता का मंदिर था। वरुण देवता का मंदिर। और ऐसा माना जाता है कि मंदिर में मूर्ति की सेवा के लिए देवदासियों की जरूरत पड़ती, देवदासियों को रखा जाता था। तो वरुण देवता के मंदिर में उनकी सेवा के लिए कौन सी देवदासी थी? सुतनुका नामक देवदासी। और इस पे जैन कला का प्रभाव है। वरुण देवता के मंदिर पे जैन कला का प्रभाव है। और वरुण देवता का मंदिर था, जैन कला का प्रभाव। सीता बोगरा या सीता लांगड़ा एक आपका सुतनुका नामक देवदासी का निवास स्थान हो जाएगा। सुतनुका देवदासी का निवास स्थान, और इसी को प्रेक्षागृह भी बोला जाता है। प्रेक्षागृह बोले तो नाट्यशाला, यानी कि यहीं पे नृत्य करती थी, यहीं पे वे रहती थी। अब इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग देखेंगे अब इस गुफा का अन्य प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम अगर इस गुफा का देखेंगे तो इसका प्राचीन नाम आप देखेंगे, प्राचीन नाम इसका डडोर था। याद रखिएगा, डडोर। और रामायण काल में इसको झारखंड बोला गया। रामायण काल में झारखंड बोला गया। झारखंड राज्य नहीं है, इस गुफा का प्राचीन नाम है। कब का है? रामायण काल के समय में इसको झारखंड बोला जाता, उससे पहले इसको डडोर बोला जाता था। ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं कि विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। एक विद्वान हुए डॉक्टर ब्लॉक। डॉक्टर ब्लॉक ने इसको 3री शताब्दी का बताया। कब का बताया? डॉक्टर ब्लॉक ने इसको क्या कहा? ये 3री शताब्दी की गुफा है। 3री शताब्दी मतलब कि मौर्यकालीन। 3री शताब्दी मतलब मौर्यकालीन, डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार। और मौर्यकालीन है तो मौर्यकालीन के अंतर्गत डॉक्टर ब्लॉक ने बताया कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य के पपौत्र कौन हो जाएंगे? अशोक। यानी कि महान सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार। और वहीं पे विद्वानों में मतभेद है। सेंट स्मिथ महोदय कहते हैं कि यह गुफा प्रथम शताब्दी की है। प्रथम शताब्दी की है। कुछ लोग इसको वैदिक कालीन भी मानते हैं। वैदिक कालीन भी माना जाता है। यानी कि इस गुफा का अगर हम लोग समय देखेंगे तो समय में भी मतभेद है। डॉक्टर ब्लॉक 3री शताब्दी अशोक के द्वारा निर्मित बताते हैं। वहीं पे आपके सेंट स्मिथ आ जाते हैं, ये प्रथम शताब्दी मानते हैं। और कुछ विद्वान इसको वैदिक कालीन मानते हैं। ये तो हो गई हम लोगों की इसका समय कि ये कब का बना। अब इसके बाद इस पे जो चित्र बने, हैं सब सारे के सारे चित्र छतों पे बने हैं। क्यों? क्योंकि दीवार तो आप देख ही रहे हैं कि 6 फीट ऊंची है, तो इसके जितने चित्र बने हैं छतों पे बने हैं। इसके भित्ति चित्रण जो हुए हैं छतों पे बने हैं। चित्रण कहाँ हुआ है? चित्रण आपका हो गया छतों पे। क्वेश्चन बना है कि जोगी महाराज के चित्र कहाँ बने हैं? जोगी महाराज के चित्र छतों पे बने हैं। भित्ति चित्रण इसका कहाँ हुआ है? छतों पे। अब इसके बाद ये जो चित्रण है कैसे हैं? इस चित्रों को माना जाता है कि सांची
और भरहुत, सांची और भरहुत के जो चित्रण हैं, सांची और भरहुत के चित्रण के समान है, चित्रण के समान है। शायद इसी कारण से इसको मौर्यकालीन माना जाता है। इसके चित्रण कहाँ बने हैं? छतों पे बने, और कैसे हैं? सांची और भरहुत के समान माने गए हैं। ठीक, ये चीज हो गई। तो हम लोग देख लिए कि जोगीमारा के चित्र जो है सांची और भरहुत के समान है। अब हम लोग, और ये वैदिक कालीन में मानी जाती है, जैसा कि हम बता चुके हैं। अब यहाँ के भित्ति चित्रों के बारे में हम लोग देखेंगे। भित्ति चित्र, अब यहाँ के भित्ति चित्र जो बने हैं छतों पे बने हैं। जोगीमारा एक ऐसी गुफा है जहाँ के भित्ति चित्र सिर्फ और सिर्फ छतों पे बने हैं। क्यों? कारण आपको पता है, क्योंकि इसकी जो 10 × 6 मेन रीजन यही है, क्योंकि 10 चौड़ाई है, 6 लंबाई है, 6 ऊंचाई है। तो दीवार ज्यादा ऊंची है नहीं, चौड़ा ज्यादा है नहीं, इस वजह से इसके जो भी चित्र बने हैं पैनलों पे, कहीं कहीं मिलता है पैनल, यानी पैनलों का मतलब छतों पे बने हैं। इसके भित्ति चित्रण कहाँ बने हैं? छतों पे बने हैं। और उन छतों पे सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर। सर्वप्रथम उस समय के कलाकार जो थे सर्वप्रथम छतों पे प्लास्टर चढ़ाते थे। प्लास्टर चढ़ाने के बाद उस पे पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, मानव, मकान, तालाब आदि के चित्र बनाते थे। और ये जो चित्र हैं ये ऐतिहासिक काल के भारतीय चित्रकला के सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों में से माने जाते हैं जोगीमारा के चित्र। तो भित्ति चित्रण कहाँ पे हो गए? छतों पे। क्वेश्चन आया है, हो जाएगा छतों पे। छतों पे कैसे? सर्वप्रथम प्लास्टर चढ़ाएंगे, सर्वप्रथम प्लास्टर चढ़ाया गया है। सर्वप्रथम प्लास्टर चढ़ाकर उस पर कौन से चित्र बनाए गए हैं? पशु पक्षी के, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, मकान, तालाब इत्यादि के चित्र बनाए गए हैं। अब सन 1914 में असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त, ये दोनों लोग बंगाल शैली के चित्रकार हैं, याद रखिएगा। असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त, ये दोनों लोग बंगाल शैली के चित्रकार, और ये लोग 1914 में सर्वप्रथम यहाँ पे पहुंचे। जोगीमारा में 1914 में कौन कौन पहुंचता है? असित कुमार हल्दर, असित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त। कहीं कहीं इनका नाम समरेंद्र नाथ गुप्त में मिलता है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, समरेंद्र नाथ गुप्त। ये दोनों लोग सन 1914 में जोगीमारा पहुंचे और जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया। 1914 में जब पहुंचे जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद इन्होंने यहाँ के चित्रों को 7 खंडों में बांटा। कितने खंडों में? 7 खंड में यहाँ के चित्रों को बांटा। और जो 7वां खंड है उसको बाद में कुछ विद्वानों ने उसको 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ के कुल चित्र कितने खंड में मिलेंगे? 8 खंड में। लेकिन समरेंद्र नाथ गुप्त और असित कुमार हल्दर के अनुसार 7 खंडों में यहाँ के चित्र बनाए गए हैं। अब हम लोग एक एक करके उस 7 खंडों के चित्रों के बारे में अध्ययन कर लें, क्योंकि वहां से कभी कभी क्वेश्चन उठा देता है कि किस खंड में कौन सा चित्र है या ये चित्र कहाँ का है। जिसमें हम लोग देखेंगे प्रथम खंड। प्रथम खंड के चित्र हम लोग देखते हैं कि प्रथम खंड के जो चित्र बने हैं इसमें कुछ पुरुष आकृतियां हैं। प्रथम खंड का जो पैनल है उस पैनल में एक तरफ कुछ पुरुष आकृतियां, उन पुरुष आकृतियों के बीच में केंद्र में कुछ पुरुष आकृतियां हो जाएंगे, यानी कई ठो हैं, कुछ पुरुष आकृतियां हैं। और इन आकृतियों के केंद्र में कौन है? एक वृक्ष है। केंद्र में एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष बैठा है, एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष बैठा है इस पैनल। वहीं दूसरी तरफ, प्रथम खंड में दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है जुलूस, हाथी का चित्र है, जुलूस का चित्र बनाया गया है। और वहीं पे लहरदार पानी बनाया गया है, लहरदार पानी बनाया गया। उस पानी में एक विशालकाय
मगरमच्छ है, मगरमच्छ है, कुछ लोग इसको मछली भी मानते हैं, लेकिन असंभवतः वो मगरमच्छ है। इस चित्र को देखने के बाद एक कहानी लोगों को याद आती है गजग्राह की। गजग्राह की कहानी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक मगरमच्छ ने एक हाथी को पकड़ लिया था, अपने दांतों में दबा लिया, तो अपना जान बचाने के लिए श्री विष्णु का आराधना करता और विष्णु जी नंगे पांव आके उस मगरमच्छ को मार के हाथी का उद्धार करते। उस कहानी को गजग्राह की कहानी कहा जाता है। तो उसी कहानी से संबंधित ये चित्र बनाया गया है प्रथम खंड का। अब हम लोग द्वितीय खंड देखेंगे। द्वितीय खंड के चित्र कौन से हैं? ये गजग्राह वाला क्वेश्चन पिछले साल आया था कि विशालकाय उस पानी में कौन सा जीव है, मछली है कि मगरमच्छ है? तो आयोग ने उसको मगरमच्छ माना। तो अब हम लोग आते हैं द्वितीय खंड में। द्वितीय खंड, द्वितीय खंड के चित्र। द्वितीय खंड के चित्र में हम लोग देखेंगे, द्वितीय खंड के चित्र में सफेद पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि कैसी है? सफेद है, और सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा कुछ दृश्य बनाए गए हैं। पृष्ठभूमि कैसी है? सफेद है। सफेद क्या है? आपकी पृष्ठभूमि हो गई, यानी कि धरातल। धरातल कैसा है? सफेद है। उस पर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। काली रेखाओं से चित्र बने हैं। वो चित्र किस चीज के बने हैं? वो नृत्य के बने हैं, स्त्री पुरुष बने हैं। और इस सफेद पृष्ठभूमि काली रेखाओं से चित्र बने, वहीं पे एक हमें लाल रंग की कुमुदनी, कुमुदनी का मतलब लाल रंग की कुमुदनी है, लाल रंग की कुमुदनी, अंग्रेजी वालों के लिए लीली हो जाएगा। एक लाल रंग की कुमुदनी है, उसी कुमुदनी पर एक युगल नृत्य कर रहा है। युगल का मतलब स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष नृत्य कर रहे हैं। इसी को युगल भी बोलते हैं। युगल मतलब स्त्री पुरुष नृत्य कर रहे हैं लाल रंग की कुमुदनी पर, और स्त्री पुरुष भी लाल रंग के बनाए गए। याद रखिएगा, स्त्री पुरुष भी लाल रंग के, लीली भी लाल रंग की, पृष्ठभूमि सफेद, और उसके अलावा जो अन्य चित्र हैं वो काली रेखाओं से बने हैं, और लीली लाल रंग से बनाई गई है द्वितीय खंड में। अब हम लोग तृतीय खंड देखेंगे कि तृतीय खंड में क्या है। तृतीय खंड, तृतीय खंड के चित्र। तृतीय खंड के चित्र में हम लोग देखेंगे पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं। पतझड़ वृक्ष के नीचे, पतझड़ वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां क्या है? विश्राम कर रही हैं, कर रही हैं। अब हम लोग तृतीय खंड में हो गए, हम लोग अब चतुर्थ खंड में देखेंगे कि चतुर्थ खंड में क्या है। चतुर्थ खंड में बौने हैं। क्या बनाए गए हैं? बौने। चतुर्थ खंड, चतुर्थ खंड, चतुर्थ खंड में छोटे छोटे बौनों का चित्र बनाया गया है। छोटे छोटे बौनों का चित्र बनाया गया है, और उन बौनों में एक बौने के सिर पे चोंच है। छोटे छोटे ही बौने होंगे, छोटे छोटे बौनों के चित्र बनाया गया, और उन बौनों में से एक बौने के सिर पे चोंच बनाई गई है। एक बौने को एक के सिर पे चोंच बनाई गई है। और उस समय के जो राजा महाराजा थे या राजवाड़े, तो बौनों का चित्रण करवाते, तो बौनों की आकृतियां भी उस समय की मूर्ति कला में आप देखेंगे तो बौनों की मूर्तियां भी बहुत विशेष रूप से मिलती हैं, और बौनों को राजमहल में मनोरंजन के लिए रखा जाता था। इसलिए बौनों का उस समय के चित्रों में बहुत ज्यादा महत्व है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा खंड।
चौथे में आपके बौने हो गए। पांचवा खंड, पांचवा खंड, पांचवा खंड नृत्य का चित्र है। पांचवें खंड में नृत्य है। अब नृत्य किसका है? पांचवें खंड में नृत्य का चित्र है। इसमें एक नृत्य मग्न स्त्री है जिसको नर्तकी बोला गया। नृत्य मग्न स्त्री जिसको नर्तकी बोला गया। नर्तकी किसमें है? एक लाइन में पूछेगा कि जोगी महाराज के किस खंड में नर्तकी का चित्र है, तो पांचवा खंड। पांचवा खंड में कौन है? नर्तकी है। और नर्तकी है, नृत्य में मग्न एक स्त्री को ही नर्तकी बोला जाता है। तो नर्तकी है तो अकेले रहेगी नहीं, उसके साथ अन्य व्यक्ति हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं, कुछ और वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। वहां पे एक नग्न व्यक्ति भी बैठा बनाया गया है। वहां पे घोड़े और तीन पहिए की का गाड़ी का भी चित्रण हुआ है। ये आपके पांचवें खंड का चित्र है। पांचवें खंड में मूल रूप से जो फेमस है वो नर्तकी का चित्र है। अब हम लोग देखेंगे छठा खंड, छठवां खंड, छठवां खंड चित्र का आपका छठवां खंड में हम लोग देखेंगे कि क्या है। छठा खंड, छठा खंड में जो है इसमें प्राचीन काल में जो रथ और चैत्यों का अंकन होता था, प्राचीन काल में जो रथों का चित्र बनाया जाता था और चैत्यों का चित्र बनाया जाता था, वो है पांचवें खंड में। यानी प्राचीन रथों और चैत्यों का चित्र बनाया गया है। ये है आपके, यानी प्राचीन रथों और चैत्यों का चित्र किसमें बनाया गया? छठवां खंड। अब हम लोगों का सातवां खंड, लास्ट वाला खंड है सातवां खंड। ध्यान रहे कि 7 ही खंड हैं, लेकिन सातवें खंड को बांट दिया गया 2 भागों में। 2 भागों में बांटने के बाद ये हो जाता है कितना? टोटल 8। तो उस 7वें खंड को 2 भागों में बांटा गया, तो उसमें कैसे चित्र बनाएंगे? उसमें ग्रीक रथों के समान भवन बनाएंगे। ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। इस 7वें खंड में इन्हीं चित्रों को 2 खंडों में बांट दिया गया है बाद में कुछ विद्वानों ने। तो ये हम लोगों का 7वां खंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग विशेषताएं देखेंगे। कहाँ की? जोगी महाराज के चित्रों की विशेषताएं। विशेषताओं पे विशेष फोकस है, क्योंकि विशेषताओं से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो विशेषताएं यहाँ की क्या है? जोगी महाराज की विशेषताएं पहला विशेषता है चित्र बने हैं। कहाँ पे? छतों पे। याद रहे, छतों पे। दूसरा, ये चित्रों का धरातल कैसा है? तो इनका धरातल आप देख लीजिए। विशेषता में हम लोग धरातल देखेंगे। धरातल जो है, छत है, छत कैसा? सफेद पृष्ठभूमि है इनकी। सफेद पृष्ठभूमि है किस लिए? क्योंकि चूने से पोता गया था। सफेद पृष्ठभूमि है, सफेद पृष्ठभूमि होने के कारण, क्योंकि ये चूने से पूते थे। चूने से पूते होने के कारण क्या हो जाएगा आपका? सफेद पृष्ठभूमि। और इनकी सीमा रेखाएं जो, यानी चित्रों की जो सीमा रेखा थी, चित्रों की सीमा रेखा लाल रंग से बनाई गई है। लाल रंग से बनाई गई है सीमा रेखा हो गई आपकी। और चित्र विभाजन, यानी कि हाशियों का विभाजन। चित्र विभाजन, क्योंकि देख रहे हैं कि पैनल में कई चीजों का चित्र बना है, तो उसमें विभाजन हुआ है चित्रों में। यानी कि हाशियों का जो विभाजन है, हाशिया जो है, हाशियों में पीले रंग का प्रयोग किया गया। किस रंगों का प्रयोग किया गया? चित्र विभाजन है, हाशिया में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। पीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि अब तक हम लोग क्या देखे? पृष्ठभूमि सफेद, आपका हो जाएगा लाल रंग से बनाए गए हैं चित्र। सीमा रेखाएं जो इनकी लाल रंग की हैं। हाशियों के लिए पीला रंग का प्रयोग किया गया है।
तो संभवतः हम लोगों को कितने रंग इसमें मिल रहे हैं? सफेद, लाल और पीला और काला रंगों का भी प्रयोग इसमें हुआ है। तो ये हो गई हम लोगों की जोगीमारा। अब हम लोग अगली गुफा पढ़ेंगे, अजंता की गुफाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।